रवि सिंह नाराज होंगे ही। वो कह रहे हैं बताइए, दुनिया भर से G20 के सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं और जो फ्रंट पेज पे खबर छपी है वो ये छपी है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सनातन के ऊपर जो हमला करने वाले हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दें। अपने सारे मंत्रियों से अपील कर रहे हैं। ये क्या संदेश जा रहा है? बिल्कुल सही संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज बोर्न इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया। दैट्स व्हाई ही थिंक्स इंडिपेंडेंटली। चाइना के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद इंडिया होगा तो जो टॉप 3 इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनमें से 2 एशिया की इकोनॉमी होंगे। वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो वो तो आपके बारे में बात करेंगे और उनको पता है कि ये वो प्रधानमंत्री है जो ये हो सकता है ये जो 20 साल बाद होना है शायद 15 साल में ही कर दे, ये हो सकता है ये 10 साल में कर दे। ये उस चीज से डरे हुए हैं, इसलिए उसको टारगेट करते हैं। और इंडिया अफगानिस्तान में होता और वहां से इस तरह से जिस तरह से मुंह काला करा करके ये भागे हैं अमेरिकन, और उस तरह से इंडिया भाग के आ रही होती, या इराक में जिस तरह से झूठी दावों के ऊपर, झूठी कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा मुल्क तबाह कर दिया। अगर ये काम मोदी ने कर दिया होता, मोदी को जीने देते। ये आर्ट कल्चर हमारा हजारों साल पुराना है। जब ये गुफाओं में रहते थे और पत्ते लपेट के घूमते थे ये अंग्रेज और ये सारे अरब जितने आ रहे हैं G20 में, उस समय हमारे यहाँ नटराज की आराधना होती थी। हमारा कल्चर इतना रिच है। मैं अपने राजस्थान के, मैं अपने केरल के, मैं अपने कर्नाटक के, मैं अपने उत्तर प्रदेश के, मैं अपने बंगाल के, मैं अपने कल्चर को क्यों अबैंडन करूंगा? मैं उससे क्यों शर्मिंदा हूं? देखिए, आप बहुसंख्यक समाज के जनसंहार की बात करके और आप यहाँ पे इलेक्शन लड़के जीत तो नहीं सकते। मतलब मैं कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। ये सारे एनआरआई से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उनका सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि यार ये अमेरिका में और ब्रिटेन में बैठ करके अभी तक भारतीय हैं, जबकि हम साला यहाँ पे बैठे बैठे हम अमेरिकन हो चुके हैं। ये ए राजा बोल रहा है कि मैं अपनी बात पे खड़ा रहता है, स्टैंड करता हूँ। सनातन धर्म जो ये कोड और एड्स है, मैं कहता हूँ कोड और एड्स तो तुम्हारी जबान पे होना चाहिए। सऊदी अरेबिया के जो अमीर थे वो 1954 में भारत आए, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे भारत के। तो उस वक्त पे क्या हुआ कि वो 17 दिन की यात्रा थी किंग सऊद की। 17 दिन के लिए भारत आए थे। तो दिल्ली से फिर वो बनारस गए थे। जब वो बनारस पहुंचे तो बनारस में सारे मंदिरों को ढक दिया गया था। क्यों? कि अगर कहीं किंग सऊद की नजर किसी मंदिर पे ना पड़ जाए, अगर वो मंदिर देखेंगे तो, चूंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो कहीं अगर वो कहीं कोई मंदिर देख लेंगे तो उनकी भावनाएं ना हाथ हो जाए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे भी है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़ और मैं हूं संदीप। वैभव जी, भारत में G20 मीटिंग चल रही है। दुनिया के जितने ताकतवर नेता हैं सब भारत की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। इसी बीच वेस्टर्न मीडिया भी यहाँ पे इकट्ठा हुई है और उनका लगातार एक ही प्रयास है किस तरह से PM मोदी को डिस्क्रेडिट किया जाए। और वो ये कह रहे हैं कि PM मोदी G20 की मीटिंग को हथियार बना के अपने इमेज को पॉलिश कर रहे हैं ताकि 2024 जो अपकमिंग इलेक्शन है उसमें वो दोबारा से जीत पाएँ। आप इस विचार से कितना सहमत हैं? एक फूटी कौड़ी भी सहमत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को G20 की जरूरत नहीं है अपनी इमेज ना बनाने के लिए, ना पॉलिश करने के लिए, ना इलेक्शन कैंपेन के लिए। वो कहते हैं ना, वो डायलॉग था अमिताभ बच्चन का कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो वो इंसान जिस दिन सड़क पे खड़ा हो जाएगा उस दिन सा इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगा। तो ये गलतफहमी तो निकाल देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, वेस्टर्न मीडिया को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ना बड़ा दर्द है इस बात का कि उनको भारत से जाना पड़ा। आज से भाई उन्होंने 200, 250, 300 साल इस दुनिया के ऊपर रूल किया है। ठीक है, आज दुनिया में बहुत सारी आज की डेट में जो कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की तो सारी ही कंट्रीज़ वो तो उन्होंने डिज़ाइन की हैं खुद। अगर आप मिडिल ईस्ट का पूरा मैप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो 90 डिग्री पे कट रही हैं एक दूसरे से। तो मैन मेड बाउंड्रीज 90 डिग्री पे डिवाइडेड होती हैं। नेचुरल बाउंड्रीज तो दुनिया के किसी देश का आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बट एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, तो इंडिया उनकी कैश काउ थी भाई। इंडिया से इतना पैसा, अब देख लीजिए, अभी गए हुए 75 साल नहीं हुए और बर्मिंघम इंग्लैंड के दूसरे सबसे बड़े शहर ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है कि हम दिवालिया घोषित करते हैं अपने आप को, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना कर्जे में थे, अमेरिका ने इतना कर्जा दे दिया था और इतना ज़्यादा डेट में थे ब्रिटेन कि वो अपना अफोर्ड कर सकते थे। और भारत में भाई सेनाओं ने, नेवी ने और आर्मी ने भाई विद्रोह कर दिया था सेना ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई आप हमको हमारे ही लोगों से, इंडियन नेशनल आर्मी वालों से लड़ने के लिए कह रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे। तो उनको तो भाई अपने जो सरकारी फ्रीडम फाइटर थे उनको बिठा के गए, वो नेहरू टाइप के और ये सारे सरकारी फ्रीडम फाइटर थे ना भाई। रियल फ्रीडम फाइटर तो कोई 20-25 साल के ऊपर जिया ही नहीं। खुदीराम बोस 16 साल की उम्र में फांसी, भगत सिंह 21 साल की उम्र में फांसी, चंद्रशेखर आजाद को मार दिया, आपका राजगुरु सुखदेव
कोई 22 साल, कोई 24 साल, यही उम्र थी ना सबकी। तो 24-25 साल की उम्र तो किसी फ्रीडम फाइटर ने नहीं देखी। कोई जो जिंदा जिया ही- वो काला पानी में रहा। और जो जिंदा भी रहा वो सारे काला पानी में रहे। तो ये सरकारी, भाई नेहरू, तो मुझे अब नहीं पता आज़ादी के बाद काला पानी गए या नहीं गए, बिकॉज जीते जी आज़ादी के पहले तो कभी नहीं गए, ठीक है। हाँ। तो ये सारे के सारे ये भाई हमारे यहाँ के लोग हैं, तो भाई इनको इस चीज़ की पीड़ है कि यार ये बंदा आया है, इतना पॉपुलर है, कल्चरल आइडेंटिटी की बात करता है, अपने फेथ की बात करता है, और अनअपोलोजेटिक है बिल्कुल अपने कल्चर और अपने धर्म को लेकर के। ये कैसे है हो गया ये? मतलब हमने तो सत्ता किसी और को हैंड ओवर की थी। भाई आज़ादी क्या था? ट्रांसफर ऑफ पावर ही था ना इंडिया में। भाई 1947 में तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। जी जी। 1947 में तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ ना, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय तो भाई माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि भाई नेहरू जी अब आप प्रधानमंत्री होंगे, आप अपनी कैबिनेट बना लीजिए, आप अपना संविधान क्या बनाना है बना लीजिए, आपको जो करना कीजिए, यू आर इन चार्ज। अब तुम्हारे तो सत्ता हस्तांतरण हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, तो सत्ता वो हस्तांतरण हुआ और वो नेहरू जी के हाथ में आ गई। कहते रहे कि गोरे साहब चले गए, भूरे साहब बैठ गए, ठीक, और बैठ के इनको बिठा गए वो। तो अब एक लीडरशिप आई है इंडिया में जो कि सत्ता हस्तांतरण वाली लीग से हटके है बिल्कुल। जो भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाला पहला प्रधानमंत्री मोदी हैं। पता है आपको? अभी तक मनमोहन सिंह तक जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सारे प्रधानमंत्री वो थे जो कि गुलाम भारत में पैदा हुए थे। आजाद भारत में पैदा होने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज बोर्न इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया। दैट्स व्हाई ही थिंक्स इंडिपेंडेंटली। तो ये हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए। और गोरे, इनको उस चीज की टीस है यार। और ये देश 75 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, आईटी में देख लीजिए, ग्रोथ में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में देखिए, हर तौर पे इनको पीछे छोड़ते छोड़ते आज ये टाइम आ गया कि इंग्लैंड से बड़ी इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी है। और अगले 20 साल में वेस्ट को पता है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी और चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। चाइना के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद इंडिया होगा। तो जो टॉप 3 इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनमें से 2 एशिया की इकोनॉमी होंगे। वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो वो तो आपके बारे में बात करेंगे। और उनको पता है कि ये वो प्रधानमंत्री है जो ये हो सकता है ये जो 20 साल बाद होना है शायद 15 साल में ही कर दे, ये हो सकता है ये 10 साल में कर दे। ये उस चीज से डरे हुए हैं, इसलिए उसको टारगेट करते हैं। सोनिया गांधी के 10 साल के रूल में 2004 से 2014 तक के बीच में इतने करप्शन हुए, 2G स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, आपका ये हुआ, कोल स्कैम हुआ, इतने सारे स्कैम हुए। कभी आपने देखा है अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, आपने कभी देखा है कि कभी इतना टारगेट सोनिया गांधी की गवर्नमेंट को किया हो न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने या संडे गार्जियन ने? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी भी क्रिश्चियन है, सोनिया गांधी भी गोरी है, वाइट है, सोनिया गांधी भी जो है वो इटली से आती है, वेस्टर्नर है। तो सोनिया गांधी के लिए नहीं कि ये चीजें यूज होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ना कोई स्कैम किया है पिछले 9 साल में, ना प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जंग हारी है। इनके यहाँ तो जो वेस्ट में जो बाइडन इराक और अफगानिस्तान दोनों जगह की हार का ठीक रहा, तो जो बाइडन के सर पे फूटना चाहिए ना। जो बाइडन के खिलाफ नहीं बोलते, जो बाइडन के फेवर में बोलती है ये मीडिया। ये वो मीडिया है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करती है। ये है इनकी फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो बाइडन, जो कि इनको आज तक कभी पूछा है वहां की गवर्नमेंट? आप इमेजिन कीजिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी होते और इंडिया अफगानिस्तान में होता और वहां से जिस तरह से मुंह काला करा करके ये भागे हैं अमेरिकन, और उस तरह से इंडिया भाग के आ रही होती, या इराक में जिस तरह से झूठी दावों के ऊपर, झूठी कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा मुल्क तबाह कर दिया, अगर ये काम मोदी ने कर दिया होता, मोदी को जीने देते ये? अब क्या ख्याल है आपका? लेकिन वैभव जी, चलिए वेस्टर्न मीडिया अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट से कर रही है। इंडिया में भी ऐसे एक प्रोफेसर है IIT की, दिव्या नाम है उनका है, उन्होंने बहुत ही एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे मैं तो एग्री नहीं करता, मुझे लगता है 90% इंडियंस भी एग्री नहीं करेंगे। आप भी वो वीडियो सुने होंगे जिसमें वो उसमें कास्ट इशू उठा रही हैं, बल्कि हाँ। If we look at India itself, then there are 2 Indias. There is an India of the past, of the racialized caste order which oppresses the majority population,
it's well known as the Intouchable, but also many other lower caste, les basses castes. And this is the India also of the Aryan interest, in quotes, which is now anxiously expressing itself in the Aryan name, Bharata. And then there is the India of the future, that is an egalitarian India, which would be without the caste oppressions and it would be without Hinduism. And that is the India that is not yet represented, but it is waiting, longing for the world to show its visage to the world. वो देखिए, सबसे पहली बात तो वो बात करती हैं कि 10% जो आबादी है इस देश की वो सवर्ण है और 90% जो है वो बैकवर्ड है। तो पहली बात तो ये डेटा इनके पास कहाँ से आया? ये आईआईटी में प्रोफेसर बनने लायक ही नहीं है। इस देश की सिर्फ 10% आबादी सवर्ण नहीं है, जो सो कॉल्ड सवर्ण आप कह रहे हैं, इससे ज्यादा है। ठीक है, तो फैक्चुअली इनकी ये स्टेटमेंट गलत है। फिर वो कहती है लेकिन 90% रिसोर्सेज और 90% जो जॉब्स हैं ये 10% सवर्णों ने जो है वो ऑक्यूपाई कर रखी हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम दिव्या द्विवेदी है, तो आप खुद सवर्ण हैं, तो सबसे पहले तो आप वहां आईआईटी से इस्तीफा दीजिए अगर आपके अंदर 2 पैसे की शर्म हो, क्योंकि आपने खुद भी ऑक्यूपाई करके आपको एक नौकरी बैठी हुई है। और आप अपनी नौकरी ऑफर कीजिए किसी दलित को, आप अपनी नौकरी ऑफर कीजिए किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को, आप अपनी खुद की नौकरी ऑफर कीजिए किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्य को। बैठ करके आप, ये बेसिकली पता है, ये हमारे एक दोस्त हैं यूएस में रहते हैं, उन्होंने मुझसे बताया था कि वैभव हमारे यहाँ पे, बोले कि जब मैं यहाँ रिसर्च स्कॉलर बन के आया तो मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, बोले मेरी एक फ्रेंड थी, वो ऑपेड्स वगैरह लिखती थी वहाँ पे अखबारों में। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये ऑपेड्स वगैरह मैं भी चाहता हूँ यार, मैं भी लिखूँ, हर कोई चाहता है कि भाई आर्टिकल लिखे, उसका आर्टिकल पब्लिश हो अखबारों में। तो बोले यार, मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मुझे अपना लिख करके दो, मैं बात करती हूँ। उन्होंने लिख करके दिया आर्टिकल, वो प्रो इंडिया आर्टिकल था। तो जब उस लड़की ने वो आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने कहा यार ये तो नहीं छप पाएगा। तो बोलते हैं कि क्यों नहीं छप पाएगा? कहते नहीं, इफ यू वांट टू गेट पब्लिश्ड देन यू विल हैव टू राइट एंटी इंडिया आर्टिकल। अगर आपको अमेरिका में अगर आपको अपना आर्टिकल पब्लिश कराना है तो आपको एंटी इंडिया आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ये प्रो इंडिया आर्टिकल आप लिख रहे हो, तो ये पता है इनको। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आज की बात नहीं है, ये आज से 15-16 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। इसीलिए राना अयूब और इनके साथ की जो लीग है, इनको वॉशिंगटन पोस्ट और इन समय जगह, ये 16 साल पुरानी बात है, ये 16 साल पहले उन्होंने मुझे बताई थी। और आप सोचिए कि वो घटना उससे भी 10 साल पहले की है, 1994 की घटना है। क्या 94 से 96 तक वो उधर थे। बोले कि यार मैं जबरदस्ती क्या लिखूंगा एंटी इंडिया। कहती दैट इज फॉर यू टू सॉर्ट आउट। ये आप देखें कि वहां पे उनको पता है इनको कि हमको स्पेस वहां तभी मिलेगी जब हम इंडिया बैशिंग करेंगे। इंडिया बैशिंग पे वहां आर्टिकल भी मिलेंगे, इंडिया बैशिंग पे, बिकॉज वो दूसरा चाइना नहीं क्रिएट करना चाहते, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था दूसरी नहीं खड़ी करना चाहते वो। दैट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ वेस्टर्न हेजिमनी। नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है, उसमें वो जो जर्नलिस्ट वो यूपीआई को बोल रहा है कि एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज है, उसको काउंटर कर रही है। फिर वो बोल रहा है कि जो आप जिस डिफरेंस की बात बता रही हैं वो वर्ल्ड लेवल पे इम्बैलेंस है, वो उसको भी काउंटर कर, तो फिर जंप्ड इनटू द, देखिए उसका मिला जुला करके वो सामने वाला सवाल कुछ भी पूछ रहा है, जवाब उनका सेम ही है। रटा हुआ जैसे ना बच्चे रट के आते हैं स्कूल में। But what about the 90% of Indian population which over 3,000 years has been experiencing descent-based racialized oppression, exclusion, and even false or hoax representation in the form of Hindu religion? And that is the India that we now see emblematized, put forward even in this conference, right up to the colors of the logo, which represent the colors of the ruling party. That party itself has a parent organization, the RSS. It's not only a fascist organization, but it represents the upper caste supremacist interests of the minority of the country. आरएसएस को बोल रही है कि आरएसएस एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो मुझे जरा ये सरकार बताए कि मेरे टैक्स का पैसा ऐसे प्रोफेसर्स की सैलरी पे क्यों जा रहा है। मैं तो टैक्स पेयर सवाल पूछता हूं, मैं डॉक्टर प्रधान से पूछता हूं, आप मंत्री हैं, आप इस तरह के बिगेटेड लोगों को आप स्पेस देते हैं अपने हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। ये लड़की जो ये कह रही है कि जो हमारे सनातन धर्म को कह रही है कि ये जो है ये आर्यन हमको इन्वेटर बता रही है, ये जो हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये कहते हैं कि हम 10% जो सवर्ण है ये 90% के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये भारत नाम वो कहती है कि ये आर्यन नाम है।
ये कौन है ये? और इस प्रोफेसर की सैलरी मेरी टैक्स पेयर के पैसे से जाएगी, आपके टैक्स के पैसे से जाएगी, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके टैक्स के पैसे से जाएगी। और ये कहती है आरएसएस को कि ये एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस के लोगों के कान में पर्दे पड़ गए। वो फ्रांस के नेशनल टेलीविजन पे खड़ी होकर के आपकी सरकार को कहती है कि दिस गवर्नमेंट इज एन ऑफशूट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस। ये प्रोफेसर है, ये पढ़ाती है हमारे यहां पे, दिल्ली में पढ़ा रही है आईआईटी में। तो वैभव जी, जो कांग्रेस के आईटी सेल की हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, उन्होंने भी वही काम किया है। ओमान के जो शेख हैं आमीन हैं, जो जब आते हैं तो उनके स्वागत में जैसे हमारा कल्चरल आइटम्स डांस होते हैं, फोक सिंगिंग होती है, फोक डांस होते हैं, उन्होंने उसको मॉक किया, जबकि वो राजस्थानी सिंगर थे और राजस्थान की बच्चियां थी, डांस कर रही थी। वो उन्होंने बात की कि उनकी जो हमारे गेस्ट हैं उनकी सेंसिटिविटी की बात की, कि उनकी रिलीजियस सेंसिटिविटी, उनकी कल्चरल सेंसिटिविटी, क्या करना चाहिए था हमें वहाँ? ठीक है, नहीं तो उनकी कल्चरल सेंसिटिविटी हमसे क्या लेना देना है? हम अपने कल्चर की खूबसूरती दिखाएंगे ना। G20 हमारे यहाँ हो रहा है ना। अब देखिए, अब अभी कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, भाई उनके पास अपना कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो वो शकीरा को बुलाते हैं, बियोंसे को बुलाते हैं, एमिनेम को बुलाते हैं, दुनिया भर से आर्टिस्ट बुलाते हैं, बिकॉज खुद के यहाँ कोई ऐसा डांस का, कल्चर का, म्यूजिक का कहीं कुछ है नहीं हेरिटेज। हमारे पास तो इतना रिच हेरिटेज है। हमारे यहाँ तो अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे ये G20 हो रहा है, वहाँ पे अष्ट धातु की इतनी विशालकाय नटराज की जो है हमने वो मूर्ति खड़ी की है। क्यों खड़ी की है? कि हमारे यहाँ आर्ट कल्चर हमारा हजारों साल पुराना है। जब ये गुफाओं में रहते थे और पत्ते लपेट के घूमते थे ये अंग्रेज और ये सारे अरब जितने आ रहे हैं G20 में, उस समय हमारे यहाँ नटराज की आराधना होती थी। हमारा कल्चर इतना रिच है, तो हम तो अपना कल्चर शोकेश करेंगे। सुप्रिया श्रीनेत को उनके कल्चरल सेंसिटिविटी, ये देखिए यही आयरनी है और यही कहते हैं ना कि मातम का मकाम है कांग्रेस पार्टी के लिए, कि इनको अंग्रेजों का, अरबों का, सबकी कल्चरल सेंसिटिविटी का अंदाजा है, बस अपनी का नहीं है। हमारी अपनी कल्चरल सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं है इनको, कि राजस्थान के लोग क्या सोचेंगे, राजस्थान का वोटर क्या सोचेगा, कि यार साहब मतलब अगर हमारा कल्चर, हमारा सॉन्ग, हमारा डांस अगर लोगों को दिखाया जा रहा है, इसका प्रचार हो रहा है, तो इससे कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, इससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। सुप्रिया जी को उम्मीद थी कि शकीरा और नहीं, क्योंकि नहीं क्योंकि खुद यही काम करते रहे ना। सऊदी अरेबिया के जो अमीर थे वो 1954 में भारत आए, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे भारत के। तो उस वक्त पे क्या हुआ कि वो 17 दिन की यात्रा थी किंग सऊद की। 17 दिन के लिए भारत आए थे। तो दिल्ली से फिर वो बनारस गए थे। जब वो बनारस पहुंचे तो बनारस में सारे मंदिरों को ढक दिया गया था। क्यों? कि अगर कहीं किंग सऊद की नजर किसी मंदिर पे ना पड़ जाए, अगर वो मंदिर देखेंगे तो चूंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो कहीं अगर वो कहीं कोई मंदिर देख लेंगे तो उनकी भावनाएं ना हाथ हो जाए। वो कहते हैं ना कि द अरब्स आस्क हिम टू बेंड एंड ही चोज टू क्रॉल। ठीक है, उन्होंने झुकने के लिए कहा और इन्होंने रेंगना शुरू कर दिया सामने। हालांकि खैर अरबों ने तो उनको कहा भी नहीं था। ये वही सेंसिटिविटी है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनके अंदर ट्रांसफर हुई है। और एक प्रधानमंत्री नहीं भाई, उसने थोड़ी मांग की थी कि आप मंदिर ढक दो। कतई नहीं। तो जब सऊदी अरब के राजा के आने पे बनारस के हर एक मंदिरों को ढक दिया जाएगा नेहरू के कहने पे, कि इनकी भावनाएं ना हाथ हो जाएं, तो भाई उन्हीं की तो पीढ़ी दर पीढ़ी आई है ना, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे राहुल गांधी हो। तो भाई उनकी सेंसिटिविटी और हमारा जो प्रधानमंत्री है, सोचिए हम वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई है, और आज का जो प्रधानमंत्री है वो दुनिया का जो भी प्रधानमंत्री आता है, चाहे वो फ्रांस का मैक्रोन हो, चाहे वो जापान के शिंजो आबे हो, इनको लेकर के वो बनारस जाता है, गंगा के घाट पे आरती करवाता है, आरती दिखाता है, माथे पे चंदन लगा के घूमता है, उनके भी। ठीक है, तो हम कहां से शुरू हुए थे? मंदिर ढकने से शुरू हुए थे, उसी काशी में, उसी बनारस शहर में। और आज हम गंगा आरती और माथे पे चंदन लगा के घुमा रहे हैं दुनिया भर के जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। ये होती है लीडरशिप में अंतर, ये डिफरेंस है। संदीप जी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि ये घटना आज होती, नेहरू प्रधानमंत्री होते या कोई भी प्रधानमंत्री होता, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, और कोई राष्ट्राध्यक्ष बनारस जा रहा होता और मंदिरों के ऊपर पर्दे डाल दिए जाते हैं।
इस देश में क्या लोग एक्सेप्ट करते? जरा सोच के देखिए आप। ये काम हुआ है हमारे साथ, इसी देश में हुआ है, आजाद होने के बाद हुआ है। तो उस विचारधारा के लोग, अब तो राजस्थान की जनता को निर्णय करना है ना। राजस्थान की जनता निर्णय करे कि उन्होंने ऐसे लोगों को वोट देना है जिन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है आपके कल्चर पे, आपके गानों पे, आपके डांस पे, आपके वेशभूषा पे, आपके पोशाक पे। यार हर्ट होती है, उनकी भावनाएं हर्ट हो जाए, आहत हो जाए। जिस प्लेन से आए थे उसी में वापस बैठे और निकल जाए वापस। क्या फर्क पड़ता है मुझको? मैं अपने राजस्थान के, मैं अपने केरल के, मैं अपने कर्नाटक के, मैं अपने उत्तर प्रदेश के, मैं अपने बंगाल के, मैं अपने कल्चर को क्यों अबैंडन करूंगा? मैं उससे क्यों शर्मिंदा हूं? किसी अरब रूलर को, किसी भी अमीर को अगर तकलीफ होती है, उसकी सेंसिटिव, उसका अगर वो बहुत सेंसिटिव है, उसको लगता है नहीं उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो यार अभी हवाई जहाज से उतरे हो, तुरंत वापस बैठो और निकलो। हमने तुमको रोका नहीं है ना। पुतिन नहीं आए, नहीं आए, कोई बात नहीं भाई, उनकी मजबूरी थी, वो यूक्रेन में वॉर की वजह से। शी जिनपिंग नहीं आए, तो क्या G20 नहीं हो रही है? 2-4 अरब नहीं आते। लेकिन हम अपनी संस्कृति पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपनी संस्कृति पे शर्मिंदा नहीं होंगे। वैभव जी, एक राहुल गांधी जी भी ब्रसल्स गए हुए हैं, वहाँ पर वो माइनॉरिटी अटैक, SC ST OBC पे अटैक की बात कर रहे हैं। Discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows, and internally in India it's been commented on, and globally it's been commented on. Of course, minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, इनके अलायंस के एक पार्टनर है DMK, जो हम लोग इसमें बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ चर्चा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर होड़ लगी हुई है रोज सनातन धर्म को गाली देने की। पहले DMK, फिर कांग्रेस जम किया, कांग्रेस के लोग भी कहने लगे, फिर लालू जी ने आज कह दिया कि BJP मुद्दा बढ़ा रही है, कोई मुद्दा है ही नहीं। और अभी तक राहुल गांधी या कोई भी जिम्मेदार आदमी जो कांग्रेस में है, उसने DMK के स्टेटमेंट को या A राजा के स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया है। वही राहुल गांधी जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो कहते हैं माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है, और एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे अलायंस के आदमी ने हमारे धर्म को गलत कहा और मैं एक प्राउड हिंदू हूँ। जबकि ऋषि सुनक जो कि UK के PM हैं, वो इंडिया में आके कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू, और राहुल गांधी इंडिया के बाहर जाके हिंदू होते हुए भी ये नहीं कह पाते कि हम दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी हिंदू होते हुए भी, जनेऊधारी ब्राह्मण होते हुए भी ये नहीं कहते कि मैं हिंदू हूँ, प्राउड हिंदू हूँ। आप सोचो कि कितना बड़ा विचारधाराओं का गैप है दो पार्टियों के बीच में। क्या मैं बोलूँ अब इस पे, मूर्ख हैं यही कह सकता हूँ। कि आप सोचिए कि आप ब्रसल्स गए हुए हैं ना, ब्रसल्स में जरा किसी चौराहे पे खड़े हो जाए और बोले कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है जो क्रिश्चियंस का जनसंहार होना चाहिए। जो बाइडन क्या वाशिंगटन में खड़ा होकर बोल सकता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिश्चियंस का जनसंहार हो? क्या मोहम्मद बिन सलमान, जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं है, जिसको वोट मांगने नहीं जाना है, क्या वो मक्का शहर में खड़ा होकर के बोल सकता है कि मैं मुसलमानों का जनसंहार करवाना चाहता हूँ? मतलब क्या पागलपन है ये? क्यों सपोर्ट कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन, ये इंडी अलायंस जो है ना, ये इंडी अलायंस आज की डेट में इंडी अलायंस के पास 60% वोट शेयर है। अगर आप वोट शेयर देखें, सीटों का रिप्रेजेंटेशन अलग कर दें, वोट शेयर 60% है। और अगर लोग सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो ये कहते हैं अगर ये सारे मिलकर एक साथ चुनाव लड़ लिए तो 60% वोट शेयर के साथ तो बहुत आराम से 2/3 मेजोरिटी ये ले लेंगे। बट आप मेरे से लिख के ले लीजिए, इनकी ये जो बातें हैं, इनकी जो हरकतें हैं ना, ये इनको 6% वोट शेयर पे लेके आएंगी। क्योंकि देखिए, आप बहुसंख्यक समाज के जनसंहार की बात करके और आप यहाँ पे इलेक्शन लड़के जीत तो नहीं सकते। मतलब मैं कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, तो एकदम सिंपल। और देखिए, ये जितने भी ये रवीश कुमार टाइप के लोग हैं ना, इनके लीग में जितने भी हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये हर उस चीज़ से, हर उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जो भारत में कल्चरल आइडेंटिटी को उभारती है, भारत में स्वाभिमान भरती है, भारत की सांस्कृतिक मूल्यों में जो है अपना स्वाभिमान ढूंढती है, उससे गौरवान्वित होती है। ये हर उस चीज़ से नफरत करते हैं, हर उस व्यक्ति से नफरत करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी ये लेफ्ट विंग के जितने जर्नलिस्ट हैं,
सोशलिस्ट किस्म के जर्नलिस्ट, ये सारे के सारे ये एनआरआई से इतना नफरत क्यों करते हैं? ये सारे के सारे एनआरआई से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उनका सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि यार ये अमेरिका में और ब्रिटेन में बैठ करके अभी तक भारतीय हैं, जबकि हम जरा यहां पे बैठे बैठे हम अमेरिकन हो चुके हैं। ये वहां रह के अमेरिकन क्यों नहीं बन रहे? इनकी कल्चरल आइडेंटिटी जो ये अपनी इंडियन क्यों बनाए हुए हैं? ये अपने धर्म से इतना जुड़े हुए क्यों हैं? इनके पेट में सबसे बड़ा दर्द ही इसी बात का है कि वो वहां पे बैठ के क्यों नहीं बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री को ये पता है, प्रधानमंत्री को पता है कि यार दलित समुदाय हो, पिछड़ा समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो, इनको रिप्रेजेंटेशन कहाँ देना है, कैसे देना है, कितना देना है। भाई उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया तो क्या जो उड़ीसा में और झारखंड का जो आदिवासी जो गांव जंगल में बैठा हुआ है, जब वो देखता है कि इस देश की कमांडर इन चीफ आर्म्ड फोर्सेस की जो है वो हमारी घर की बेटी और हमारे घर की बहू और माँ है, तो वो क्या वो गौरव नहीं महसूस करता? वो खुद को अपने इनसे जुड़ा हुआ नहीं महसूस करता है? जब प्रधानमंत्री मोदी बैठ करके मजदूरों के पांव धोते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जो राम मंदिर में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, प्रयागराज में, कुंभ मेले में जो लोग कार्य करते हैं, बैठ के उनके पांव धोते हैं, तो क्या एक गरीब इंसान ये नहीं सोचता है कि यार ये प्रधानमंत्री, मतलब वो सोच सकता था कभी? वो उनके साथ कनेक्ट कर रहा है, वो उनको प्रतिनिधित्व दे रहा है। इनका प्रतिनिधित्व क्या है? ये ए राजा की आप बात कर रहे हैं, 2G स्कैम में 72,000 करोड़ रुपया खाने के बाद ये सोशल जस्टिस की बात करता है। ये एक होड़ लगी हुई है, कौन कितना गाली दे ले रहा है। आप देखिए ये जो होड़ लगी हुई है ना, ये गाली देने की, ये होड़ किस में लगी है? जो सबसे बड़े चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ स्कैम किया है, जिन्होंने 2G स्कैम किया, जिन्होंने लाखों हजारों करोड़ रुपए इस देश के टैक्स पेयर के गरीबों के खाए हैं। ये ए राजा बोल रहा है कि मैं अपनी बात पे खड़ा रहता, स्टैंड करता हूं। सनातन धर्म जो ये कोढ़ और एड्स है, मैं कहता हूं कोढ़ और एड्स तो तुम्हारी जबान पे होना चाहिए। तुम्हारे जैसे पापी इस देश में पैदा हुए हैं जो गरीब जनता के 72,000 करोड़ खाने के बाद सनातन धर्म को गाली देते हैं, उसके समूल नाश की बात करते हैं और उसके बाद भी फ्रीली घूमते हैं। तुम उदारता देख लो इस सनातन धर्म की, लेकिन ये उदारता भी असीमित नहीं है, जैसा कि हमने पहले कहा था, इसकी एक सीमा है। भगवान कृष्ण ने भी सिर्फ 100 गालियां ही बर्दाश्त की थी। भगवान राम ने भी एक लिमिट तक ही वंदना की थी समुद्र के सामने। तो सीमा हर चीज की है, लक्ष्मण रेखा हर चीज की है। जब वो सीमा क्रॉस हो जाएगी तो आपको भी लग पता जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा है, फ्रंट पेज पे छपा है, कहा कि हम सारे मंत्रियों से कहा कि आप खड़े होकर के बिल्कुल ठोक के जवाब दीजिए इनका सनातन धर्म को जो गालियां दे रहे हैं। रवि जी बहुत नाराज थे इस पे। रवि जी नाराज होंगे ही। वो कह रहे हैं बताइए दुनिया भर से G20 के सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं और जो फ्रंट पेज पे खबर छपी है वो ये छपी है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सनातन के ऊपर जो हमला करने वाले हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दें। अपने सारे मंत्रियों से अपील कर रहे हैं। ये क्या संदेश जा रहा है? बिल्कुल सही संदेश जा रहा है। आप अगर हमको मक्का में खड़े होकर के मुसलमानों के जनसंहार की बात करना अलाउ करेंगे तो हम भी आपको यहां अलाउ कर देंगे। आप हमको वेटिकन सिटी में खड़े होकर के कैथोलिक्स के मास मर्डर की बात करना अलाउ करेंगे तो हम भी कर देंगे। जब तक आप हमें वो अलाउ नहीं करते, आप भी इंडिया में बैठ के सनातनियों के और हिंदू धर्म के समूल नाश की बात नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैंड लिया है। ये डरते ही उस इंसान से इसीलिए है क्योंकि वो इनसे डरता नहीं है। वो खुल के बात करता है, उसको पता है कि मुझे कहां डिफेंड करना है, कहां नहीं बोलना है। जहां नहीं बोलना होता वहां नहीं बोलता है। जहां स्टैंड लेना था, जब धर्म की बात आई, संस्कृति की बात आई, तो वो खड़ा हो गया ना और बोला अपने सारे मंत्रियों से खड़े हो जाओ। ये क्यों नहीं खड़े होते? ये भाग के, पूरी दुनिया भाग करके दिल्ली आई हुई है G20 में, तो ये भाई साहब ब्रुसेल्स पहुंचे हैं दिल्ली से बाहर। मतलब इतना राजनीतिक रूप से इतना मूर्ख व्यक्ति आपको कहीं अगर धरती पे मिलता हो तो मुझे आप ला करके बताइए, जो पॉलिटिकली इतना फुलिश हो। और ये करेंगे, ये इलेक्शन जीतेंगे मोदी के खिलाफ। यार वो चलता फिरता इलेक्शन कैंपेन है वो व्यक्ति। जब भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सीट ऐसी लगती है जहां पे लगता है कि यार यहां पे इस रीजन में हमको वोट कम मिलेगा, तो लास्ट मोमेंट पे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का वहां पे रैली रख देती है और वो व्यक्ति वहां पहुंच के चुनाव का परिणाम बदल देता है। जो इंसान खुद चलता फिरता इलेक्शन कैंपेनर है वो साल के 365 दिन इलेक्शन मोड में होता है, बिकॉज वो साल के 365 दिन काम करता है।
आरटीआई में आया है, एक भी पिछले 9 साल में 1 दिन की छुट्टी नहीं ली है उसने, 1 दिन की छुट्टी। तो जो 365 दिन काम करते हैं ना, उनको उनका इलेक्शन कैंपेन साल भर चलता है, 5 साल पूरा चलता है। और ये पता है इस तरह से बातें क्यों करते हैं राहुल गांधी जब ब्रसल्स जाते हैं और यहाँ वहाँ जाते हैं? ये इसलिए करते हैं बिकॉज ये बात करते हैं ना बार बार मोहब्बत की दुकान, ठीक है, ये बार बार बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की। मोहब्बत की दुकान को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है? क्या? मोहब्बत की दुकान जो होती है जहाँ पे आप मोहब्बत खरीदते हैं पैसा दे करके, दुकान वो स्थान है ना जहाँ पे आप सामान पैसा दे के खरीदते हैं। तो जिस जगह पे आप पैसा दे के मोहब्बत खरीदते हो उस जगह को कहते क्या है? बाजार। आपने बड़ा सांस्कृतिक शब्द चुना है ठीक है, बट उस जगह को क्या कहते हैं वो हमारे व्यूअर्स जानते हैं। तो मोहब्बत की दुकान नहीं होती कभी, ठीक है। जिस व्यक्ति को इतनी तक समझ ना हो कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, तो उस व्यक्ति को हमको नहीं सीरियसली लेना चाहिए। बाकी ये जो बाहर से आए हुई मीडिया है और बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको छोड़ दीजिए। आप जितना ग्रो करेंगे ये उतनी गालियां देंगे, ये उतना विरोध करेंगे। और इनके जो एक हमारे यहाँ पे जो एक कुंठित प्रोफेसर जैसे ये थी दिव्या द्विवेदी, जो ये बताती हैं बार बार कि भारत में 2 समाज हैं, एक बड़ा ये समाज है, एक बड़ा वो समाज है, और एक ने दूसरे के ऊपर जुल्म कर रखा है और हमें एक भारत भविष्य का है जो एगैलिटेरियन समाज होगा, और एक है जो पास्ट का भारत है जो हम आज देख रहे हैं कि जो भारत जैसे आर्यन शब्दों के ऊपर जो है प्राइड महसूस कर रहा है। यार तुमको भारतीय नहीं बनना है, तुम मैडम आप टिकट कराइए, आपके टिकट का पैसा मैं दे दूंगा, आप जाइए, आप कहीं दूसरे देश में नागरिकता ले लीजिए। ये वैसे ही बोले थे जैसे होता है कि हम लोग शुरू में एग्जाम में जाते हैं, जो सबसे पहले याद किए रहते हैं, अगर वो आता है पहले उसी को लिख लेते हैं, तो ये तुरंत मार्क्स बाद पढ़ के आएंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि हमारे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि भाई आप एंटी इंडिया बोलेंगे तभी आपको स्पेस मिलेगा वेस्टर्न मीडिया में, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आपको स्पेस नहीं मिलेगा। तो कैमरे के इतने भूखे हैं कि उसके बिना रह नहीं सकते। एक अप्रूवल देखिए, हर किसी को लगता है ना अब आईआईटी में क्यों, जब हम एमआईटी में पढ़ा सकते हैं तो हम आईआईटी में क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब हम स्टैनफोर्ड में पढ़ा सकते हैं, जब हम प्रिंसटन में पढ़ा सकते हैं, जब हम वुडरो विल्सन में पढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए? लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप पढ़े कितना हो, आपके पेपर कितने लिखे, नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप भारत को कितना गाली दे सकते हो, भारत को कमजोर करने में, तोड़ने में, वहां पे कास्ट, क्रीड, सेक्स, लैंग्वेज, इन अलग अलग डिफरेंट फॉल्ट लाइंस में आप कितना उनका सहयोग कर सकते हो। ये क्राइटेरिया अगर आप ये पूरा करते हो तो आपको वहां पे प्रोफेसर की नौकरी वो देंगे। आर्ट्स में, साइंस में नहीं देते। साइंस में तुमको टैलेंट चाहिए, साइंस में टैलेंट, आर्ट्स में आपको हम दे देंगे, ठीक है। और फुल टाइम नहीं दे पाए तो विजिटिंग फेलोशिप तो दे ही देंगे ठीक है, कि आप साल में आकर के आप समर कैंप में पढ़ा दीजिएगा। लेकिन क्या एंटी इंडिया मेंटेलिटी इस लेवल पे जानी चाहिए कि आप चाइना को और इंडिया को इक्वेट कर रहे हैं, वो भी इस टेंस सिचुएशन पे? जाने दो सैंडी, मैं अब इसको यहाँ पे आप अब इसके बाद फिर मेरी रेड लाइन शुरू हो जाती है, फिर वो चीज़ें मैं बोलना शुरू करूँगा जो बहुत से लोगों को तकलीफ देगी। तो हमको ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, हम इससे आगे ना जाएं तो ही बेहतर है, वरना ये तो फैमिली है, इस फैमिली के बारे में तो क्या मैं बोलूँ, छोड़ हिंदी दीजिए। चीनी भाई भाई की मोहब्बत जा नहीं रही है।